दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच में पुनः टॉपिक लेकर संविधान सभा के बारे में बताने के लिए आया हूँ। संविधान सभा का जो गठन है दिसंबर 1946 में ही लगभग हो गया, क्योंकि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का जैसे गठन हुआ वैसे इससे पहले लॉर्ड बेवेल की योजना थी कि संविधान सभा को बनाया जाए, परंतु लॉर्ड बेवेल की कैबिनेट जो सभा लाई गई थी उसमें बहुत सारी त्रुटियां यहाँ के कुछ विद्वान और तर्कशास्त्रियों ने उसको नकारा और फिर इन्होंने अपने चुनाव के माध्यम से संविधान सभा को चाहा कि बेहतर ढंग से बना सकूं। उसके लिए दिसंबर 1946 में जो है बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कैबिनेट मिशन विफल हो जाने के कारण फिर से चुनाव हुआ और वह चुनाव 296 सीटों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़के जो है पूरे सीट पर लड़े थे, परंतु 296 सीट पर चुनाव जब लड़े तो उनमें से 208 जो है कांग्रेस को सीट मिली। कांग्रेस को सीट मिलने के बाद जो है मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ रहे थे। उसके नेतृत्व में चौधरी रहमत अली और अली जिन्ना जैसे महान पुरुष भी थे, कई दिग्गज थे उसमें भी, जो चुनाव में मात्र जो है 73 सीट पर विजय हासिल हुई। इसके आधार पर 15 सीटें अन्य को भी मिला। 15 सीटें अन्य को मिलने के कारण फिर संविधान सभा बनता है और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा के उपरांत दूसरी जो बैठक हुई वह कुछ ही 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुई, जिसमें दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस कैबिनेट के बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष और विद्वान के श्रेणी में उस समय देखा जाता था, जिसके कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके उपरांत प्रारूप समिति का भीमराव अंबेडकर साहब थे। भीमराव अंबेडकर साहब सिर्फ संविधान बनाने के ही निर्माते तक सीमित नहीं थे, वो ऐसे तर्कशास्त्री और साइकोलॉजिस्ट थे कि आज लगभग जब संविधान बना और 75-76 वर्ष बाद भी अगर मिला के देखते हैं तो शायद लगता है कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति उन्हें बनाया गया था, कहीं ना कहीं उनमें एक ऐसा गुण देखा गया था कि इतने महान लोगों में से क्यों उन्हें ही बनाया गया। प्रारूप समिति का बनाने का मुख्य मकसद था कि यह सभी बिंदुओं पर विचार करके कुछ लिख रहे थे। इससे पूर्व भी उन्होंने संविधान सभा को बनाया था, लेकिन अंग्रेज़ों की गंदी चाल के कारण उस संविधान सभा को नहीं लागू किया गया। उसके बाद जो है के.एम. मुंशी जैसे विद्वान लोग इसके विरोध किए। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे हटाने के लिए चाहा, जैसे कुछ ऐसा मुद्दा था जो आरक्षण से जुड़ा हुआ था, कुछ ऐसा मुद्दा था जो संरक्षण क्रिमिनल को भी देते थे। उसमें भी कई गवाहियाँ, कई मैटर पर, कई बिंदुओं पर, कई धाराओं पर विचार किया और अंततः जो है इसे लागू कर दिया गया, जिसे हम 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। वैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। उनके बाद फाइनल जो गठन हुआ वह 26 जनवरी 1950 को हुआ और यह पूरे देश में शान शौकत से मनाया जाता है, क्योंकि जितना आज़ादी के जश्न लोग मनाते हैं सेम उसी प्रकार गणतंत्र दिवस को भी मनाते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस का जो मुख्य मकसद था कि इसमें आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 में मिल गई थी, परंतु उस आज़ादी के बाद हमें अधिकार क्या क्या मिला था वह संभव नहीं था उस समय, क्योंकि लॉर्ड बेवेल की यह चाल थी कि इसे ऐसे ऐसे कानून को जोड़ दिया जाए भारत हमेशा के लिए लड़ता रहे। कुछ बात ऐसा हुआ भी, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान 61 देशों के संविधान से बनाया गया। 61 देशों के संविधान से लेने के उपरांत भी कुछ खामियां हमारे संविधान में हैं। कुछ ऐसी खामियां हैं जिसे माइनर खामियां मान के लोग काम करते हैं, लेकिन उसी का फायदा कुछ आरक्षण या कुछ अलग अलग तरीके से
वहाँ पर कोर्ट में जाकर अलग अलग गवाही, गलत सूचना के आधार पर एक दूसरे को फंसाने का काम करता है, जिसपे कि गवाही हेतु लाया जाता है और उसी आवेदन के आलोक में अगला कोर्ट जो है उसे अलग अलग सज़ा दे देते हैं। इसी प्रकार एक विद्वान अंग्रेज जो थे वो बोले थे कि यह जो है भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। वास्तव में भी अब मुझे इतने दिनों के बाद पता चल रहा है यह वास्तव में स्वर्ग के समान है, क्योंकि आज जितना भी कोर्ट कचहरी में वकील बैठते हैं उसमें 5% को केवल नॉलेज रहता है, क्योंकि 5% के नॉलेज के उपरांत वह अच्छा से आपके केस को डीलिंग करते हैं। लेकिन वही जानकारी के अभाव में आप किसी अन्य जगह ठग ठठेरी के चक्कर में फंसेंगे तो आपको काफ़ी मोटी रकम की खामियाजा भुगतनी पड़ सकती है, लॉस लग सकता है। इसीलिए ऐसे ठग ठठेरी वकीलों से बचे। और प्यारे बच्चों एवं सभी देशवासियों और छात्र नौजवानों सभी को मेरा आग्रह है कि इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए और बेहतर ढंग से मनाया जाए, क्योंकि सरकारी भवनों और कई बड़े सरकार के कार्यालयों में फहराया जाता है। और दिल्ली में तो वह जो है कर्तव्य पथ पर सबसे पहले फहराया जाता है, उसके बाद अलग अलग हिस्सों में देश के अलग अलग राज्यों में फहरा के 4 बजे 5 बजे तक शाम तक उसकी एक निर्धारण समय है। और जो इस झंडा के विपक्ष में या उल्लंघन करते हैं तो उसे झंडा संहिता 2003 में जो बनी उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सकती है। आज के डेट में हम जो आज़ाद खुली हवा में सांसें ले रहे हैं वह कहीं ना कहीं यह संवैधानिक देन है। उसमें भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने उस पूर्व में ही भारत के भविष्य के बारे में जाना कि यहाँ की गरीबी को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, यहाँ अमीर और गरीब में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। अलग अलग पहलू पर उन्होंने जोर डाला और अपने वसूल के पक्के माने जाते थे भीमराव अंबेडकर साहब। लाख विरोध के बाद भी भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने और बेहतर ढंग की संविधान लिख गए। पूजनीय है, ऐसे आदरणीय है, ऐसे महान सपूतों की जिसकी क्या गुणगान करो। वह ऐसे महान सपूतों वीर में से एक थे जिसकी हमारी प्रशंसा भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि अलग अलग कंट्री में उसे एक अलग महापुरुष के रूप में देखा जाता है जो विद्वानों की श्रेणी में ही है, ताकि संविधान को एक संचालित रूप से लागू करवाया और देश के ऐसे दबे कुचले का एक अधिकार बनकर लाया। क्योंकि आज बेशक मताधिकार जो है वह भी संविधान का देन है कि हम भारत के लोग, भारत की संपूर्ण प्रभु क्षमता उसके साथ है, क्योंकि भारत के लोग अगर नहीं रहेंगे चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि बेशक मताधिकार हमें ऐसी स्वतंत्रता देते हैं। साधारण सी भाषा में समझ लीजिए कि सभी जो आपके अधिकार है वह जनता में निहित है और जनता के लिए सभी पब्लिक सेवा से ही आते हैं। IAS हो, IPS हो, PCS स्टेट PCS हो, लेकिन जनता का ही सेवा नहीं होता। इसके लिए हमें दोस्तों सजग होने की ज़रूरत है। शिक्षा को एक अपना मार्ग बनाए और शिक्षा के बल पर हम बहुत आगे जा सकते हैं। आज जिस महापुरुष को एक विद्यालय में बैठने नहीं दिया जाता है, लेकिन आज उसी के संविधान के लिखे पन्नों पर आज पूरा देश स्वतंत्रता की सांसें ले रहा है। ऐसे गर्व से कह सकता हूँ, ऐसे वीर सपूतों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।